नमस्कार साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट महान अशोक क्यों? पृष्ठभूमि: सम्राट अशोक मगध पर शासन करने वाला मौर्य वंश का सबसे महान राजा था। सबसे महान राजा कौन था? सम्राट अशोक। अशोक बिंदुसार का पुत्र व मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यानी मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और उसका बेटा बिंदुसार था और बिंदुसार का बेटा सम्राट अशोक। और अशोक की माता का नाम धम्मा या सुबंद्रांगी था। सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी व खरोष्ठी लिपि में लिखे गए अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफल रहा। यानी ये याद रखना है अपने को कि सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अशोक के अभिलेखों में पियदस्सी ये नाम मिलता है, पियदस्सी नाम मिलता है, जिसका अर्थ है मनोहर मुखाकृति वाला राजा। अब आता है कलिंग युद्ध। सम्राट अशोक के जीवन काल का या इतिहास में कलिंग युद्ध का एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध ने सम्राट अशोक के जीवन को ही परिवर्तित कर दिया। क्योंकि वो इससे पहले एक तरह से रणघोष था या युद्ध करने वाला राजा था। उसने कई सारे युद्ध किए, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उसने युद्ध नीति को त्याग दिया था। आइए पढ़ते हैं। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा। यानी कलिंग कहाँ है अगर पूछ लिया जाए तो उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में है कलिंग। कहाँ है? उड़ीसा में है। यह युद्ध अशोक का अंतिम युद्ध व सबसे महान युद्ध माना जाता है। इस युद्ध के बाद उसने रणघोष के स्थान पर धम्मघोष का निर्णय लिया। कल्हण की राज तरंगिणी के अनुसार अशोक ने झेलम नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना की। तो याद रखना है, श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने की है। किसके अनुसार? कल्हण की राज तरंगिणी के अनुसार। भाई ये कल्हण की राज तरंगिणी क्या है? तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कल्हण जो था ये कश्मीर के जो राजा हुए हैं उनका एक दरबारी था कल्हण, और उसने राज तरंगिणी एक पुस्तक लिखी है जो कि कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार शुरुआती समय में अशोक इतना क्रूर था कि उसने 99 भाइयों को मारकर राजा की गद्दी पर बैठा था। यानी सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा था। अब आता है, ये तो बात हो गई अशोक के ने युद्धों को लड़ा और अपने साम्राज्य का विस्तार किया और भारत को एक राजनीतिक एक रूपता में उसने जोड़ने का प्रयास किया। अब आता है उसका अशोक व बौद्ध धर्म की बात। तो कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। यानी कलिंग युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक के काल में ही तीसरी बौद्ध संगीति हुई। यह तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। यह बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी, जिसका अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस था। तो याद रखना है, तृतीय या तीसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? मोगली पुत्र तिस। कब की गई थी? 251 ईसा पूर्व में। अभिधम्म पिटक की रचना मोगली पुत्र तिस के द्वारा की गई थी। इसे कथावत्थु भी कहा जाता है। यानी याद रखना है कि अभिधम्म पिटक जो बौद्ध धर्म ग्रंथ का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, अभिधम्म पिटक, उसकी रचना मोगली पुत्र तिस के द्वारा की गई थी और तीसरी बौद्ध संगीति के समय की गई थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका, म्यांमार व अन्य एशियाई देशों में अपने दूत भेजे। अशोक ने अपने विशाल साम्राज्य को संचालित करने के लिए व बौद्ध धर्म व महिलाओं के हितों की रक्षा करने हेतु धम्म महामात्रों को नियुक्त किया। यानी अपने को याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कई बार कि धम्म महामात्र से क्या तात्पर्य है। तो याद रखना है बौद्ध धर्म प्रचारक या धर्म संरक्षक या धार्मिक मामलों से संबंधित अधिकारी भी हम कह सकते हैं धम्म महामात्र या धम्म महामात्रों। अगला, अपने साम्राज्य में न्याय लागू करने के लिए राजू का नियुक्त किया। तो ये एक पद होता है राजू का, जो न्याय विभाग से संबंधित था। अब आते हैं अशोक के अभिलेखों के बारे में। तो अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहाभिलेख।
अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में टी फैंथलर ने की थी। तो याद रखना है, हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेप है और इनकी खोज करने वाला है टी फैंथलर। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14, जबकि ये 7 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। यानी कि संख्या तो पूछ ली जाए तो 14 है, और कहाँ से प्राप्त हुए शिलालेख, तो 7 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जबकि ये 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है। तो सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? 7वां अभिलेख है। निष्कर्ष देखो, अशोक ने देश का राजनीतिक एकीकरण किया। उन्होंने आगे चलकर इसे एक धर्म, एक भाषा और लगभग एक लिपि या ब्राह्मी लिपि से जोड़ दिया, जिसका उपयोग उनके अधिकांश अभिलेखों में किया गया है। तो साथियों, धन्यवाद। यदि अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैंने इसमें तथ्यों को कम डाला है, इसको एक कहानी के रूप में आपको बताने का प्रयास किया है, ताकि आप इसको आसानी से याद कर सकें। और ये सारा एनसीईआरटी बेस्ड है। थैंक यू सो मच।